Mumbai, and as they always say, in every system there is a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined in our studios today by esteemed guests. We got Abhishek Tripathi Sahab from the Bharatiya Janata Party. Tripathi Sahab, welcome to the show. Namaskar. We got Asif Farooqi Sahab from the Indian National Congress. Farooqi Sahab, welcome to the show. Namaskar. 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 Mukesh Gandhi Sahab from Ajit Pawar, NCP. Gandhi Sahab, welcome to the show. Namaskar. नमस्कार। The 3 points that we're talking about, आज मुद्दे बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महाराष्ट्र में कहा कि आर्टिकल 370 कैन नेवर बी रिवाइव्ड, किसी भी हालत में रिवाइव नहीं होगा, इसको अपने कब्रिस्तान में दफनाया है। एंड नो पावर ऑन अर्थ कैन रिवाइव आर्टिकल 370, कांग्रेस कितना भी कोशिश करे। राहुल गांधी जी ने कहा कि वी विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रक्षा हम करेंगे, संविधान हमको फ्रीडम दे रहा है, फियरलेसनेस दे रहा है और सेल्फ रेस्पेक्ट दे रहा है, राहुल गांधी जी का कहना है। अजित पवार जी का कहना है, ही इज नॉट इन द रेस फॉर द सीएम। अजित पवार साहब इज नॉट इन द रेस फॉर द सीएम, बट he will see that Mayuti wins, Mayuti जीतेगा, that's what Ajit Pawar says. We'll start with you, Abhishek Tripathi साहब. Abhishek Tripathi साहब, मोदी जी एंड अमित शाह बोथ इन महाराष्ट्र, और दोनों ने कहा कि आर्टिकल 370 कैन नेवर बी रिवाइव। आप लाख कोशिश करें, कांग्रेस से कहा आप लाख कोशिश करें, आर्टिकल 370 रिवाइव नहीं होगा, इनको हमने कब्रिस्तान में दफनाया है और नो पावर इन अर्थ, कोई भी पावर इस दुनिया में उसको वापस रिवाइव नहीं करते। त्रिपाठी साहब, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी। द वॉइस इंजीनियरिंग, गृहमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, यस सर, एकदम इस पे अटल रहेंगे हम लोग हमेशा। आर्टिकल 370 कभी भी नहीं हटेगा और वो उसको रिवाइव नहीं किया जाएगा। और पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर, अब तो चुनाव भी हो चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, मेरे ख्याल से इस बात की चर्चा भी होना बंद कर देना चाहिए कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से बोलना अच्छी बात नहीं है। जहां तक हमारे देश की बात है, हम लोगों की बात है, हम सब लोग, पूरा देश, जम्मू कश्मीर भी इस बात को लेके बहुत खुश है। सब निकले हैं, मतदान किए हैं, वोटिंग की है फुल स्टेट के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात की चर्चा अब होनी भी चाहिए। 5 साल हो चुके हैं इस बात को, उससे ऊपर ही हो गया है। तो ये एक देश के लिए खुशी की बात है जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था। आसिफ फारूकी साहब, मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान एब्सोल्युटली एसेंशियल है, मैं संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा, संविधान से हमें फ्रीडम हासिल है, फियरलेसनेस हासिल है, फियर को, भय को निकाल देता है, सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान को हम किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। फारूकी साहब सर देखिए, अभी जैसे 370 की आप बात कर रहे थे और अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि वो उसकी बात भी, अभिषेक त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, तो त्रिपाठी जी ने कहा, मैं वेलकम करता हूं उनके इस स्टेटमेंट को कि हमको बात बंद कर देना चाहिए। ये बात तो मोदी जी ही निकालते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ही बार बार बोलते रहते हैं कि वो चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जरूरत क्या है, कौन पूछ रहा है? जिस दिन कांग्रेस चेंज करे उस दिन आप डटिए। आज तो कांग्रेस के पास वो ताकत भी नहीं है कि वो अगर निकालना भी चाहे तो निकाल सके या बात कर सके। तो मुझको लगता है कि त्रिपाठी जी को, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मैसेज देना चाहिए कि आप बिला वजह की इस किस्म की बातें ना निकालिए, धर्म के ऊपर बातें ना निकालिए, तो आर्टिकल के ऊपर बातें, जो उन्होंने कर दिया खत्म हो गई। अगर राहुल जी या कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी अगर इसको निकालती, इग्नोर कीजिए आप, क्योंकि उनकी ताकत भी नहीं है, उसको चेंज करना भी चाहे तो इस वक्त कोई ताकत नहीं है। जिस वक्त वो चेंज करने की पोजीशन में आएंगे उस वक्त बल्कि आप सवाल कीजिए उनसे कि आप बहुत बोलते थे कि आप कहाँ चेंज कर पा रहे हैं या चेंज कर पा रहे हैं, तो उसको रोकिए। दूसरी बात, आर्टिकल 370 करने के जो फायदे वो बता रहे थे, उसका कोई फायदा मैंने तो नहीं देखा कि वहाँ पे कोई फायदा पहुँचा हो देशवासियों को। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वहाँ पे जो उससे लोकल लोगों को जो मराद थी, जो उससे अच्छाइयाँ थी, वो उनको बंद हो गई हैं और उनके ऊपर ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो और उसके बाद जो इलेक्शन है इस वक्त, वो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, तो उसमें कश्मीर के मुद्दे को बात करके मुझको लगता है कि सिर्फ आप डाइवर्ट करना चाहते हैं,
जिस तरीके से मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इस टाइप की बातें करके। हमको डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, हमको काम की बातें करना चाहिए, देश कहाँ जा रहा है उसकी बात करना चाहिए, डॉलर कहाँ जो पहुँच रहा है, रुपए की कीमत कितनी गिर रही है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, देश में सारी कीमतें किस तरीके से बढ़ रही हैं, एक आम जिंदगी जो है कितनी महंगी हो गई, उसके ऊपर हमको मुद्दे उठाना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। बल्कि अगर प्राइम मिनिस्टर का उस मामले में अपोजिशन पार्टियां नहीं साथ देती हैं तो पब्लिक को ये एहसास होएगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, देश के अंदर एक सुधार लाना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, और दूसरी पार्टियां साथ नहीं देती। मैंने देखा वो आज भी वही सब मुद्दे उठा के जो लेके आए, जिससे कि देश का भला नहीं होने वाला है। खाली मुद्दे उठा के आपको वोट मिल सकते हैं और उसके ऊपर आप अपनी हुकूमत कर सकते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। 370 पे बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं हम। कांग्रेस वाले तो नहीं बात कर रहे हैं इसके बाद, और अगर बात भी कर रहे हैं तो आप चुप रहिए, मत करिए सर, मेरा ये बोलना है सर। मुकेश गांधी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा संविधान तो बहाना था, लाल पुस्तक बढ़ाना था, लाल पुस्तक जो अंदर खोखला था, कुछ भी नहीं लिखा था, ब्लैंक। और आज मोदी साहब ने कहा जो कश्मीर के इंसिडेंट लेके कश्मीर असेंबली में कुछ भी हो जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को साफ होना चाहिए आर्टिकल 370, संविधान को बचाना? कैसे देखते हो गांधी साहब? देखिए प्रदीप जी, हमारा देश एक नए दौर से गुजर रहा है। एक नई प्रगति, नई हवा, नया वातावरण मोदी जी ने इस देश में तैयार किया हुआ है। उसका एहसास हर हिंदुस्तान के हर कौम के लोगों को है, हिंदू मुस्लिम ख्रिस्त ईसाई, सब लोगों को ये है कि ये नया दौर, नई हवा, नया विश्वास, नया विकास वो हमारे सुख के लिए है, शांति के लिए, अमन के लिए है और सुकून के लिए भी है। पर जब जब देश में सुकून का वातावरण तैयार होता है, अमन का वातावरण तैयार होता है, प्रगति की बात चलती है, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उस वक्त कांग्रेस की पुरानी स्टाइल है कि वो नए नए जो मुद्दों की जरूरत नहीं है, अभी संविधान के मुद्दे की यहाँ क्या जरूरत है। और संविधान देखिए, खड़गे जी जो संविधान दिखाते हैं उनके ऊपर की डिजाइन अलग है, और राहुल गांधी जो संविधान दिखाते हैं वो लाल पुस्तक जैसा है। अभी लाल पुस्तक तो एक वो ज्योतिष का शास्त्र का होता है कि वो लाल पुस्तक में से देकर के वो भविष्यवाणी करते हैं। तो ये लाल पुस्तक लेकर के और अंदर पेजिस में संविधान नहीं है, खाली आप कवर लेके फिरते हो। तो वही तो राहुल गांधी की स्टाइल है कि उनके पास सिर्फ कवर है, अंदर कोई मसाला नहीं है, सिर्फ बाहर का दिखावा है, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली पोकल है। और वो पोकलता उसकी ये संविधान। अभी देखिए यहाँ बीकेसी में भी अभी जो सब पार्टियों की मीटिंग हो गई, उसमें भी राहुल गांधी ने वही पुरानी स्पीच जो शिवाजी पार्क में किया था सबने मिलके, वही पुरानी स्पीच राहुल गांधी ने डुप्लीकेट कॉपी टू कॉपी वापिस संविधान, ये वो जाति फलाना डिकना, यही कैसेट बजाते रहे। अगर उनको भी बात करनी है तो उनको कहना चाहिए कि हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए क्या करेंगे, हम क्या नया विचार लाएंगे, क्या नया विश्वास लाएंगे। इन्होंने कहा कि हम 2100 रुपया देंगे बहनों को, लाडली बहना को, तो कांग्रेस ने कहा कि हम 3000 देंगे। बीजेपी ने अपने सारे 10 मुद्दे पावरफुली प्रेजेंट किए, यूपी सरकार ने, अजित पवार जी ने, तो उसके सामने कांग्रेस और उद्धव और शरद पवार जी ने वही घिसे पीटे 5 मुद्दे बड़े बड़े डाल दिए, जिसका टोटल बजट अब करेंगे तो ओवर बजट टू द महाराष्ट्र बजट हो जाता है। तो कौन से ढंग से वो फाइनेंस का अरेंजमेंट करने वाले हैं? कुछ करना नहीं है, सिर्फ बातों से लोगों का पेट अब नहीं भरेगा। और मेरे दोस्त ने, अभी कांग्रेस वाले मेरे दोस्त ने कहा, पर आप एक बात देखिए प्रदीप जी, कि बीजेपी ने जितना डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में किया है और अजीत पवार जी के जुड़ने के बाद में यूपी गवर्नमेंट में जो फाइनेंस का प्लानिंग हुआ है और जिस तरह से महाराष्ट्र की सारी योजनाओं को साकार किया गया है, और सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जितने बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हुए और सारी स्कीमें हुई, वो सब अजीत पवार जी ने सक्सेस करके दिखाई हुई है। तो ये तो आप मानो। और आज भी आप देखो
कि बीजेपी युति हमारी गवर्नमेंट जो हमारी शिवसेना शिंदे जी और अजीत पवार जी ये जब अपनी स्पीच देते हैं तो दो चार उत्तर कांग्रेस के लिए बोलते होंगे, पर बाकी उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है वो लोगों के सामने रखते हैं। और आज का वातावरण ऐसा है कि कांग्रेस और ये जो महाविकास आघाड़ी नहीं है, खाली महाआघाड़ी है, वो पिछाड़ी पड़ जाएगी और युति गवर्नमेंट अपना किया हुआ काम से और लोगों को दिए हुए विश्वास से बहुत बहुत आगे बढ़ जाएगी और थंपिंग मेजोरिटी से महायुति जीत के आएगी। त्रिपाठी साहब, बीजेपी डिस्क्राइब्स देवेंद्र फडणवीस एज विकास पुरुष, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के विधाता, ऐसे शब्दों से देवेंद्र फडणवीस जी का आप तारीफ करते हैं। ये सब ठीक है, मोदी साहब आए थे, अमित शाह जी आए थे, बट ये बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कल कहा और आज एक है तो सेफ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एक है तो सेफ है। क्या ये नारा लगाना जरूरी था? क्या ये नारा, त्रिपाठी साहब? इंजीनियरिंग, वी कांट हियर त्रिपाठी जी। आप जरा म्यूट को ठीक कर दीजिए त्रिपाठी साहब, योर फोन इज ऑन द म्यूट। प्रदीप जी, Yes. ये जो हम एक है नेक है ये नारा आज ही दिया ऐसा नहीं है। मोदी जी तो कब से बोल रहे हैं कि हम एक होंगे तो नेक होंगे। इसके लिए हिंदू मुसलमानों की बात नहीं है। जो हमारी परंपरा, हमारे देश के ऊपर विश्वास करने वाले लोग एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अगर आज देश के विरोध में परदेशों की लोगों को खुश करने के लिए और रॉन्ग नरेशन में काम करेंगे, वो सारे लोग हमारे देश के सामने एक देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए। एक है तो नेक है और वही नेक रहेंगे। इसमें मुसलमानों के सामने कोई हमारा विरोध नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मुकेश गांधी साहब, ये बोलना जरूरी था। हाँ, जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज क्या हो गया कि 500 साल के बाद में राम मंदिर वहां हमारा आया, इतना लोगों का शहादत हो गई, इतने लोगों का बलिदान मुलायम सिंह ने लिया, कितने लोगों को खत्म किया। और बाद में जब राम मंदिर बनता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, हमारे हिंदू देश में हमको मुसलमानों से और वो भी सो कॉल्ड लीडरों से भीख मांगनी पड़ती है, कोर्ट में पुरावा देना पड़ता है और बाद में पड़ता है। हमारे कश्मीर में हजारों हिंदू मंदिरों को इन्होंने तोड़ दिया तो भी उसके सामने कोई जज्बात नहीं करते हैं। पर एक बाबरी का ढांचा टूट गया जो वाकई में मस्जिद थी ही नहीं, फिर भी आज भी उसके नाम पे वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं और जाति जाति में बांटने का काम यूपी के इलेक्शन में, लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में किया। इसके कारण थोड़ी हमारी सीटें कम हो गई। गांधी साहब, मैं त्रिपाठी साहब से पूछ लेता हूं। त्रिपाठी साहब, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी, योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में एक लहर चल रहा है, किस प्रकार से देखते हो त्रिपाठी साहब? नहीं, ये बहुत ही अच्छा बयान है। मैं खुले और स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि आप बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। क्योंकि जिस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, क्योंकि ये दो जगह पे चुनाव और उपचुनाव हो रहा है। ये इस चीज से हमें बचना है। हम बट नहीं सकते, ये देश को हम बटने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बटेंगे तो फिर हम तो जिस तरीके की नैरेटिव राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या बाकी तमाम नेता हो, जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा है, हरियाणा में भी हमने देखा है, जो इस तरीके का काटने की बात या बटने की बात, या हम एक ना हो पाए ये देश ताकि उनको फायदा हो जाए, कांग्रेस को फायदा हो जाए, या कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को फायदा हो जाए, ये अब नहीं चलेगा। ये हमने बहुत सदियों से देखा है, बहुत समय से देखा है। तो इस नारे की, इस स्लोगन की बहुत जरूरत है कि एक है तो सेफ है, और ये चलना चाहिए और ये घर घर पहुंचना चाहिए देश में, क्योंकि इसकी आवश्यकता है आज की तारीख में। प्रदीप जी, अगर हम बटते गए और कटते गए, क्योंकि इतिहास गवाह है ये देश बटता चला आया है हमेशा से, और बटा है तभी कटा है। और अगर हम एक रहेंगे, ये बहुत पुरानी कहावत है वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में या यूएस, हमने देखा यूनाइटेड वी स्टैंड, अदरवाइज वी डिवाइड। तो ये कोई एक नई बात नहीं कही गई है,
इसको एक अलग ढंग से बोला गया है, बस वो चीज सामने आया है, यूनाइटेड वी स्टैंड, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता इस बात का भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो समझने की बात है कि आपके अंदर कितनी मर्यादा है, आप कितनी चीजें समझ सकते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए। तो इस चीज को लेके अगर कुछ लोग इसको सांप्रदायिक बोलना चाहें या जातिवाद के हिसाब से बोलना चाहें तो एकदम गलत है। इस देश में जितनी जनता है सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई चीज आज के समय में बाहर आ सकता है। मैं फारूकी साहब सर, आप मैं कांग्रेस इससे 1 मिनट बोलना चाहूंगा। आलोचना कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, कांग्रेस आलोचना कर रहे हैं एक है तो सेफ है, मगर राहुल गांधी जी खुद जातीय जनगणना के बात करते हैं, SC ST OBC के बात करते हैं, वोट जिहाद के बात करते हैं। फारूकी साहब, सर त्रिपाठी जी का मैं सुन रहा था, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। सर ये क्या जुमला है सर? कौन इनको काट रहा है? इस किस्म की डर वाली भावनाएं, ऐसे जुमले जो पब्लिक में आप बोलेंगे तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? किसने बांटा है सर? आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए कि पंजाब के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन मिसिस गांधी ने किया। उन्होंने कांग्रेस और वो के लिए नहीं किया कि वो कांग्रेस पार्टी की बिलोंग करती थी। नो डाउट उस वक्त अपोजिशन ने भी साथ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जान तक त्याग दी सर। ऑपरेशन किया कि देश को बढ़ने नहीं दिया, और अब उसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। राजीव गांधी जी का देख लीजिए, उन्होंने जान गंवा दी। ये किस मुद्दे को लेके ये बांटना और काटने की बात बीजेपी लाती है, हिंदू मुसलमान की बात लाती है। जब भी होता है सर तो वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, सर इशू ये सब खत्म हो गया। अब हमारा इशू है डेवलपमेंट, हमारा इशू है देश को आगे लेके जाना। आप अगर कहीं अमेरिका आपके ऊपर हमला कर रहा है, कोई बाहर का मुल्क आपके ऊपर हमला कर रहा है, पाकिस्तान हमला कर रहा है, कोई पड़ोसी मुल्क कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो आप इस किस्म की बातें करिए। अब कोई भी आपके ऊपर हमला इस तरीके से नहीं कर रहा है। मोदी जी बहुत सक्षम है, हमारी आर्मी बहुत सक्षम है कि बाहर के किसी भी देश को हम पछाड़ सकते हैं सर। इसमें हम लोग कटने और बटने की बात ना करें, वरना हम आपस में ही भाई भाई हैं सर। चाहे मैं मुसलमान हूँ, आप दूसरी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे दिल में कोई कटने बटने की बात है ही नहीं। ये देश चलाने की बात है, डेवलपमेंट की बात है और देश को आगे ले जाने की बात है। आप ये देखिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है सर, उसके ऊपर मोदी जी क्यों नहीं काम करते? आप क्यों नहीं ये सब चीज़ें उनकी गोश गुजार कराते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दे, हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान दे, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे, प्राइस कंट्रोल के ऊपर ध्यान दे। आप बार बार बाबरी मस्जिद, कटे बटे, ये कौन आपको काट रहा है सर? 70 साल की हिस्ट्री अभी देख लीजिए। अंग्रेज आए थे, हमने मिल के उनको भगाया है सर। आप क्यों ऐसे कटने पिटने की बात कर रहे हैं? आज हमको हेट है अगर पाकिस्तान और इस जैसे देश को, हम मिल के उसको मार के भगाएंगे। आप उस वक्त बात कीजिए कोई कटने मटने की बात। आप आपस में ही कटने मिटने की बात कर रहे हैं। एक घर में हम रहते हैं, एक निवाला खाते हैं, हमारे पड़ोसी दूसरे कौम के लोग हैं, उसमें इस किस्म की बात से डर पैदा होता है, भय पैदा होता है और हम तरक्की की राह पे जाते जाते रुक जाते हैं सर। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, गांधी जी से भी दरख्वास्त करूंगा, त्रिपाठी जी से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस किस्म की बोली बोल के न खुद डरे न दूसरों को डराए सर। देखिए प्रदीप जी एक मिनट हाँ, बोलिए। अभी हमारे दोस्त ने जो बात किया, बहुत अच्छी तरह से बात किया। मुझे पहले कोई ऐसा मुस्लिम कांग्रेस का लीडर मेरे डिबेट में आया कि जो शांति से बैलेंस होकर के सारी बातें करता है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सर। देखो, बटेंगे कटेंगे या एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये नारे इसलिए आते हैं कि अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस होगी, कांग्रेस ने देखो मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने का काम किया, और आज नहीं मेरी बात कीजिए। तो उसमें क्या हो गया, उसमें क्या बात हुआ? नहीं मेरी बात सुनिए। मैं आपको मेन पॉइंट पे आता हूं कि यहाँ क्या होता है कि मैंने आपको एक गाली दी, आपने मेरे को 2 गाली दी, मैंने आपको 2 तमाचे लगाए, आपने मेरे को 2 तमाचे लगाए। तो ऐसे प्रकार का ये विरोध खड़ा होता है। तो हमारे जैसे जो बुद्धिशाली लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इन लोगों को हिंदू मुसलमानों के बीच में एक संवाद की भूमिका और एक शांति की भूमिका के लिए काम करना चाहिए।
तो ये सारे नारे अपने आप चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। No, no, Tripathi साहब, you wanted to say something before I go back? प्रदीप जी, हाँ, प्रदीप जी, बहुत बहुत अच्छी बात कांग्रेस के हमारे मित्र ने बोली है, मैं भी बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छे से बोली है। लेकिन आज बात कर रहे हैं ना कि कहाँ बट रहे हैं और कहाँ कट रहे हैं। मुश्किल से 2 हफ्ते पहले, 15-20 दिन पहले, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वो मिश्रा नाम के एक युवा को गोली मार दी गई है घेर के। इसको कहते हैं कटना, इसको कहते हैं कटना। सर आपकी हुकूमत है, हमारा कानून है, कानून उसका वो करेगा। आप कौन रोक रहा है आपको? सर कानून तो करेगा, हो रहे लेकिन हैं कानून और के आगे भी करने से होंगे। उसमें पहले हिंदू और मुसलमान का क्या है सर? उसमें हिंदू मुसलमान का क्या है? कानून है देश का। कानून के करने से पहले जो कटने वाली बात थी वो घटना घट गई, वो रोक नहीं पाए। वही हम बताना चाह रहे हैं। उसी आपके संदर्भ हाथ में हम में कहना सत्ता है चाहते हैं सर, चीफ कि हम मिनिस्टर सब आपका लोग है, एक हुकूमत मिलेंगे आपकी तो है, देश होम बेहतर मिनिस्टर है। उसको आप कानून के तहत पूरी प्रक्रिया कीजिए और उसके ऊपर जो भी पूरी चार्ज लगता है प्रक्रिया उसको की लगाइए। जा रही है, सब चीज किया जा रहा है, लेकिन घटना घट चुकी है। नहीं पूरी घट प्रक्रिया चुकी के है, बाद लेकिन उसकी हम जान लोग नहीं अपना जाएगी। जो संयम न कट खोए गया है ना, सर। जो कट हम गया है लोग वो ना वापस संयम नहीं खोए आएगा। सर। मैं उस चीज की निंदा करता हूं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर कोई भी घटना हो रही है इस किस्म की लेकिन और निंदा हमारा करने से कानून उसमें निंदा सक्षम करने है, से वो कोई पूरा वापस नहीं आ कंप्लीट है जाएगा। सर। निंदा करने से कटा हुआ व्यक्ति वापस नहीं नहीं आएगा। सर, कानून यही है, कहने पूरा कानून करिए। आप बुलडोजर ले जाके किसी का घर गिराइए, मैं खिलाफ हूं सर उसके। आप कोई भी कानून अपने हाथ में, इसीलिए राहुल जी वो लाल किताब पीली किताब आप जो बोल रहे हैं वो इसीलिए लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब मैंने ये देखा है कि आप लोग कानून अपने हाथ में लेके गुस्से में कोई गलत कदम ना उठाएं। ऐसा हो रहा है सर। कहाँ पे? हम आपसे दरखास्त करेंगे कि कहाँ आप पे हो अपनी रहा है? सोच भी वैसी मत रखिए, कानून पे भरोसा रखिए सर। ऐसे कहीं नहीं हो कानून रहा। पूरा सक्षम जो है, हुआ उसको है उसकी पूरा कंप्लीट है प्रत्यक्ष सर। घटना मैंने आपको बोली है और हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि क्या हुआ है। बाकी कहीं नहीं हो रहा है कुछ। तो ये चीज समझने में, जहां तक राहुल गांधी जी, ये जो लोकसभा चुनाव में ये जो संविधान बचाना है, उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान को कैसे बचाया है 1975 में, पूरा देश और पूरा विश्व जानता है। ये जो फिर किताब आगे देखिए, ये- अब फिर ये आप मिनी- पीछे गए सर। ये जो ना मिनिएचर मैं था बुक ना लेके, आप थे सर, नहीं पीछे नहीं, फिर उस पे मिनिएचर कई बुक बार लेके चर्चा हो चुकी किताब है, उस दिखा पे कई के बार रैली बातें हो में, चुकी है। अरे किसी उस दिन वक्त क्या राहुल हालात गांधी, थे, क्या मामला थे किसी सर, दिन उसको छोड़ राहुल, दीजिए। सुनिए सर, आज सुनिए, डेवलपमेंट की बात किसी कीजिए दिन ना सर। राहुल गांधी को बोलिएगा कि बिना किताब के, बिना पढ़े संविधान का जो प्रियम्बल है वो बिना देखे बोल के बता दे, तो मैं जानूंगा कि वो किताब लेके दर दर घूम रहे हैं। एक मिनिएचर किताब लेके अच्छा आप पढ़ लीजिए सर, संविधान चलिए नहीं बचता। आप संविधान से नहीं बिना बचाया देखे पढ़ लीजिए, चलिए संविधान सर। अपने कर्म से, अपने नहीं सर, कर्तव्य से, ये क्वेश्चन आंसर न का जवाब नहीं हुआ सर। आप पढ़ दीजिए सर। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पढ़ लीजिए आप बिना देखे। मैं स्कूल में था ना, तब से मुझे याद है, और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए ना सर, तो याद मुझे है सबको, बताने कभी की पढ़ जरूरत लीजिए नहीं, बिना लेकिन जिस देखे। दिन राहुल गांधी करेंगे उसी शाम मैं करूंगा। नहीं जिस दिन ये कोई राहुल गांधी सट्टा बाजार करेंगे, नहीं है सर। फिर वही जिस आप दिन राहुल गांधी ऐसा करेंगे उस और दिन मैं आप करूंगा। ना, नहीं मैं सर, सारे कैमरे ये लगा बंद के कीजिए देख आप लोग सर। किसी लेकिन का मुद्दा इम्तिहान ये है अभी कि मैं झूठ फैलाने मुझसे से कोई आप बात चुनाव ऐसी नहीं बोल दीजिए जीतेंगे। जो मुझको याद नहीं हो, लेकिन लोकसभा आप में क्या है ना कि डेवलपमेंट में आप झूठ, पूरे देश की बात करते हैं, जनता फरूकी की बात साहब, करते हैं। लोकसभा उसमें में हिंदू एक बार मुसलमान झूठ की बात निकल मत गए, कीजिए, दलित की बात मत कीजिए, सिख की बात, लोकसभा में एक बार झूठ किसी निकल को गया आप संविधान का, आइडेंटिफाई इस तरीके ये से मत बार कीजिए। बार संविधान का झूठ नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। कल भी उन्होंने खटाखट नहीं चलेगा तो आप क्यों डर रहे हैं सर? हम आप नहीं क्यों डर डर रहे रहे। हैं? बहुत अच्छी बात है। अगर हम कोई कहाँ गलत डर कर रहे रहा है वो खुद फंसेगा सर। हमारी तो सरकार, लोकसभा में भी हम आए, विधानसभा में भी हैं हम, चुनाव की प्रक्रिया चालू है, वोटिंग 20 को होगी, सर नाराज पानी का पानी हो नहीं जाएगा। हुई है, मैं बोलना नहीं चाहता था। हम फिर से 400 मिलेंगे, पार अब की हम बार फिर से सब हो प्रदीप गया जी के आपका साथ सर, तो बैठेंगे, जाने तो दीजिए। दिखाई वो देगा हम कि आपको निष्पक्ष बोल है। भी नहीं रहे हैं सर, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि सर आप डेटा उठा के देख लीजिए कि किस तरीके से देश पीछे चला जा रहा है। आज आप हमारे रुपए की कीमत कितनी गिर गई है सर। हम पूरे देश के गांधी साहब के पास आ अंदर दो। गांधी साहब बहुत दिन से, बहुत समय से, गांधी साहब महायुति के अहम घटक दल है आप, अजित पवार जी, आप अजित पवार जी, अजित पवार जी, मैं इसलिए आसिफ फारूकी जी फिर बोलेंगे कि बढ़ेंगे कटेंगे। अजित पवार जी ने टोटल मना कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, अजित पवार जी ने कहा यह महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, बढ़ेंगे तो कटेंगे, नहीं बोलना चाहिए था। नीतीश राणे का जो स्टेटमेंट था, अजित पवार जी ने कहा नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक है, हमारी संस्कृति नहीं है। नवाब मलिक वाले इशू में अजित पवार जी टोटल महायुति के खिलाफ जाकर नवाब मलिक, तो क्या चल रहा है गांधी साहब? ये क्या समझ में नहीं, अजित पवार जी क्या कर रहे हैं? सर देखिए, अजित पवार
बहुत बड़े नेता है, पर वो नवाब मलिक की इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट के साथ मैं सहमत नहीं हूं, भले मैं उनकी पार्टी में हूं। क्योंकि योगी जी जैसे इतने बड़े यूपी के लीडर हैं और आज हमारे देश की शान है, आन है, बान है, उसके सामने एक अपनी बात रखने के लिए ऐसा स्टेटमेंट, उनको नवाब मलिक को इम्प्रेस करने के लिए या मुसलमानों की चीजों को लाने के लिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं उसका, अजीत पवार का मैं विरोध करता हूं। तो प्रदीप भाई देखिए, अब मुझको समझ में नहीं आ रहा है, जो बात अच्छी ना लगे अब अजीत पवार के ऊपर क्रिटिसाइज हो गया कि उन्होंने नवाब मलिक को क्यों ऐसा कर दिया। अब ये लोग को पहले डिसाइड कर लेने दीजिए कि ये चाहते क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। ये अपने लीडर की भी बात मानने के तैयार नहीं है। हम तो एकदम देखो, हम ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, हम खुली आंख से चलने वाले इंसान हैं सर। वही आपका लीडर है जो 70,000 करोड़ का इल्जाम लगा हुआ था सर। मैं आपको और अब क्लीन कर दिया आपने, जैसे उधर गया। हमने क्लीन नहीं किया है, वो क्लीन ही था। उसके सामने मैंने कई बार उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। 70,000 करोड़ का 70,000 करोड़ का बजट, अरे सर, इरिगेशन का 70,000 करोड़ का बजट नहीं होता तो कैसा 70,000 करोड़ का घपला करेगा? तो क्यों बोला था? अरे वो सब एक क्यों बोला? अरे जैसे कि जब हमारे पार्टी में था तो इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया था सर? सर राहुल ने जो नरेशन नए नए बनाए ना, वैसे फडणवीस भी थोड़े थोड़े कभी बना देते हैं और इसमें गड़बड़ हो जाती है, फिर बाद में लोग दोस्त हो जाते हैं। हाँ, तो मिसफायर हो जाता है। नहीं तो मैं समझ गया सर, ये जुमलेबाजी आप ही लोगों के वहां से निकली। हाँ, ये पूरे देश ने एक्सपर्ट हो गए अभी एकदम। आज गांधी साहब शरद पवार जी को पूछा था। आज शरद पवार साहब ने कहा अजीत पवार से मेरा कोई आगे लिंक नहीं होगा। चुनाव के बाद भी कोई समीकरण बदलने वाला है, बिकॉज अजीत पवार ने बीजेपी के साथ जाकर बीजेपी से हाथ मिलाया, तो वापस मिलना या वापस गले मिलना कोई ऐसा आशा नहीं, उसको टोटली नकार दिया एनी काइंड ऑफ अ लिंक आफ्टर द इलेक्शंस। तो द फ्यूचर इज व्हाट इज द फ्यूचर? वो दोनों अलग अलग रास्ते अपनाए हैं गांधी साहब। माने अभी शरद पवार जी ने कहा ना कि नहीं मिलेंगे, तो आप देखना कि बहुत जल्दी दोनों मिलेंगे। क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं, उसका वो रिवर्स ही होता है। ये पवार फैमिली कभी भी विघटित हुआ नहीं है और वो वापस संगठित हो जाएगा। कोई उसमें लेना देना नहीं है सर। अरे हमको पब्लिक के, अभी जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के हमारे कांग्रेस के जो नेता ने बताया, वही इश्यू के ऊपर बात करनी चाहिए कि महाराष्ट्र में ये सारे अभी जो वादे किए गए हैं, वो वादे किस तरह से यूपी सरकार और अघाड़ी सरकार कैसे करेगी, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और लोगों को भी जागरूक रूप से अभी नेताओं को क्वेश्चन पूछना चाहिए और कहना चाहिए, कंफर्मेशन लेना चाहिए। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे कि मेरा ये खाली प्रॉमिसरी नोट नहीं है, पर मेरी पक्की प्रॉमिस है, मेरा पक्का वादा है और मैं करके दिखाऊंगा। ये जो बात है ना, बाला साहब ठाकरे जी जो कहते थे, यही बात हमारे नेताओं में होनी चाहिए, कोई भी पार्टी का हो। वो लोगों को वादा देते हैं, कसमें वादे, प्यार जो है ना, वो प्राण का गाना, प्यार वो वफा हमारे सब। क्या त्रिपाठी साहब को बरोबर मालूम है, बिकॉज़ ही नोज वेरी मच। कसमें वादे, प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। फिर राशन पे भाषण बहुत होते हैं, पर भाषण पे राशन नहीं मिलता भैया। आज वो हमारे देश को जरूरत है। I want to understand, त्रिपाठी साहब, राहुल गांधी यहां पर आए थे, बोले कि लोक सेवा के लिए पंचसूत्री जो 5 वादे उन्होंने किए, 5 वादे, महालक्ष्मी योजना, बोले आप सिर्फ 1500 दे रहे हो, राहुल गांधी जी 3000 देंगे और महिलाओं को फ्री बस के राइड देंगे। एक जातीय जनगणना और 50% रिजर्वेशन को बढ़ाए, लिमिट को बढ़ाए, हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख, फ्री मेडिसिन फॉर द पुअर, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी मिनिमम सर्विस 1000 देंगे। तो त्रिपाठी साहब, इसमें तकलीफ क्या है? व्हाई इज द बीजेपी फीलिंग ऑफेंडेड? नहीं, तकलीफ ये है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब ये हुआ था कि 4 जून को कांग्रेस के दफ्तरों में, देश में, वो खटाखट जो लोगों के अकाउंट में पैसे आने थे और महिलाओं ने लाइन लगाई थी, प्रदीप जी, कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैंने पहले कुछ किया होगा, तो मैं आगे बोलूंगा तो लोग मानेंगे।
अब मैंने अगर पहले कुछ किया ही नहीं है, मेरा कोई पास्ट ही नहीं है, मेरे में कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, मैं कुछ भी बोलूं हवा में जाएगा, तो लोकसभा में ये चीज बहुत अच्छे से समझ लिया गया है। और ये चीज विधानसभा में पब्लिक, महाराष्ट्र की खासकर के जनता अब ये मूर्ख नहीं बनेगी कि अगर आप हमने कोई चीज की है और लोगों तक लाडकी बहन योजना के तहत जो 1500 हर महीने जा रहा है, वो जा रहा है, वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने हवा में बोला है, उसके बाद चुनाव हो रहा है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप चुनावी वादा करते हैं, आप पॉलिटिकल टूरिस्ट होके एक बार आ जाते हैं, 4 बातें करके चले जाते हैं, उसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। आप कितनी भी चीजें अनाउंस कर दें, वो उसको पूरा करने के लिए पहले तो आपको सरकार में आना पड़ेगा, जो होगा नहीं। और आप कहीं पे भी गलती से अगर सरकार में आते हैं तो वो वादा पूरा होता नहीं है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम कर्नाटक देख चुके हैं बहुत अच्छे से, अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं। तो राहुल गांधी का कहना ना कहना कोई मायने नहीं रखता है प्रदेश में। आसिफ फारूकी साहब, आप ऑब्जेक्शन ले रहे हो महिला सशक्तिकरण जो महायुति का है, महिलाओं को लाडकी बहन स्कीम के माध्यम 1500, आपने बोला स्टेट का खजाना खाली हो गया, अब भरेंगे कहां से भरेंगे, और लाडकी भाऊ भी कर दिया, लाड़का शेतकरी भी कर दिया, तो कैसे करेंगे? मगर राहुल गांधी जी ने कल आके बोले खटाखट 3000 रुपए दूंगा। अब 3000 यानी आप डबल देने वाले हो, डबल देने वाला लाडकी बहन को, तो खजाना क्या खाली नहीं होगा? नहीं सर, देखिए त्रिपाठी जी अभी बोल रहे थे तो जुमलेबाजी तो इनके वहां से शुरू होती है। 15 लाख से अब ये 1500 रुपये दे रहे हैं लाडकी बहन से, तो 15 लाख तो आप दिए नहीं, तो उसको आपने 1500 कर दिया। हमने कर्नाटक में जो स्कीमें की थी, हम देखिए वहाँ दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोग जो है जो बातें करते हैं वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त करते हैं, उसके बाद आप लोग भूल जाते हैं। आप लोगों ने आज तक जो है स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, कोई एक स्मार्ट सिटी आप बना दीजिए कि भाई आपने किया था। इस वक्त 2 लाख करोड़ जो है, हम देश पूरे खसारे के अंदर चल रहा है। आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कोई उसकी ऐसी योजना नहीं है कि वो कैसे अदा हो जाएगा। डॉलर की कीमत जो है उस वक्त 35 रुपये पे आप लाने की बात कर रहे थे, आज 85-90 रुपीज़ तक जा रही है डॉलर की कीमत। आपने 35 रुपीज़ में पेट्रोल और डीजल देने के लिए कहा था। प्रदीप जी आप ही बता दीजिए सर, आज क्या भाव है डीजल का और पेट्रोल का? और ये 400 रुपये में जब गैस सिलेंडर थे तो इसको लेके ये सड़कों पे उतर गए थे। हमको भी बुरा लग रहा था, लेकिन कोशिश के बावजूद, क्योंकि हमको तो वो उतनी स्कीमें नहीं मालूम थी, लेकिन हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था वो एक्सपर्ट था, वर्ल्ड का फाइनेंस मिनिस्टर, और जिसकी तारीफ वर्ल्ड के लोगों ने की, मनमोहन सिंह जी की, वो तक कम नहीं कर पा रहे थे। हमको लगा कि यार क्यों नहीं हो रहा है। आज 1000 के ऊपर 1500 ऊपर गैस जा रहा है और त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं कि आगे 2000 हो जाएगा तब क्या करोगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग कैसे करेंगे? हमारी जो स्कीमें होती हैं वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए नहीं होती हैं, हमारी स्कीमें जनता को खड़ा करने के लिए होती हैं कि ये आगे उसमें तरक्की कर दे। 3 लाख रुपए का जो लोन है वो स्कीम ये है कि भाई किस तरीके से वो आगे अपना बिजनेस कर सके, कहीं पैसा लगाए तो वो आत्मनिर्भर हो और अपनी फैमिली को वो पाल सके। आपने जिस तरीके की एक फजा बना दी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो और महंगाई जिस तरीके पे अपने चरण पे चल गई, हर देशवासी परेशान है सर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लेके अनएम्प्लॉयमेंट। भारतीय जनता पार्टी को ही दे रहे हैं। नहीं सर, एक मैं बात करना चाहता हूं। आप जो कहते हैं ना कि 2 लाख करोड़ का महाराष्ट्र का कर्जा है, उसके सामने कर्नाटक का 6 लाख करोड़ का है और तेलंगाना का 6.5 करोड़ रुपया कर्जा है सर। मुझे तो नहीं मालूम, आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। नहीं, आप फिगर चेक कर लो जी। आज क्या है, आप महाराष्ट्र ने तो पूरा कंट्रोल किया है और हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू महाराष्ट्र के पास आता है, और महाराष्ट्र के पास में आज हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और महाराष्ट्र में सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरे हो गए। आप कर्नाटक में दिखाओ ना एक प्रोजेक्ट भी नया कोई। महाराष्ट्र का पूरा आप डेवलपमेंट गुजरात लेके जा रहे हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिए। नहीं, गुजरात में कोई लेके नहीं सर। कि बड़ा नुकसान हो रहा है एज अ महाराष्ट्र। गुजरात में मैं बहुत प्राउड हूं सर, और मैं गुजरात का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा आप ध्यान दीजिए यहाँ का डेवलपमेंट सारा उधर जा रहा है। ये घिसा पीटा डायलॉग कांग्रेस का और उद्धव ठाकरे का है। बाकी ये गुजरात में कोई बड़े गए नहीं है।
आज महाराष्ट्र में जितने प्रोजेक्ट आए हैं और महाराष्ट्र में जितना इन्वेस्टमेंट आया है उसके मुकाबले में गुजरात छठे नंबर के ऊपर है भैया। तो आप गुजरात प्राइम को मिनिस्टर क्या साहब दे को फिर दिया है? झूठा साबित कर रहे हैं। नहीं नहीं वही नहीं बोल नहीं रहे थे कि गुजरात में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। गुजरात में नहीं नहीं, मोदी जी ऐसा बोलेंगे ही नहीं। आप अरे झूठा उनके quote कर रहे हो। स्टेटमेंट में बता रहा हूँ नहीं नहीं कि नहीं, उनका गुजरात में स्टेटमेंट जितना ऐसा। तरक्की हुई है, जो गुजरात मॉडल जो उनका गुजरात है में वो यही है सर, गुजरात कि सबसे गुजरात बेस्ट जो है मेरा मॉडल, गुजरात वो का जब मॉडल है। चीफ मिनिस्टर थे तब वो बोलते थे मैं गुजरात में हाईएस्ट रेवेन्यू हाईएस्ट में इन्वेस्टमेंट लाऊंगा। और आज प्राइम मिनिस्टर होने के बाद में कभी उन्होंने गुजरात को कोई स्पेशल फेवर नहीं किए। गुजरात में भी आ रहा है, महाराष्ट्र में भी आ रहा है, कर्नाटक में नहीं आ रहा है। अरे सर, आज आप तमिलनाडु देखो, वो हमारे साथ नहीं है। बंगला देखो, ममता बनर्जी, हर जगह पे मोदी जी ने और हमारे मैडम ने पूरा रेवेन्यू, पूरा उनको पैसा फंड दिया है। और हर स्टेट को ऑल ओवर इंडिया में, आज पूर्वांचल में, उत्तरांचल में, चारों बाजू पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना हमारे कदमों में पैर रख दिया मोदी जी के कि वी विल कॉम्प्रोमाइज। और झूले पे मैं देख रहा था सर वो, और आप छू रहा ऐसा था एक दिन देखना कि जो जवाहरलाल नेहरू के मिस्टेक से चाइना में जमीन गई है ना, वो जमीन भी मोदी जी हिंदुस्तान को वापस ला के देंगे। ये मेरे वर्ड्स आप लिख के रखना। मुकेश इतनी गांधी साहब, ताकत मैं है आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी मैं जी आपसे में। पूछना चाहता हूं, जब राहुल गांधी जी बार बार आरोप लगाते हैं कि मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, राजदीप सरदेसाई का एक किताब है जो आज उन्होंने शायद इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया, उसमें छगन भुजबल जी का कोट राजदीप सरदेसाई ने किया कि मैं वापस जेल जाना नहीं चाहता था, मुझे वापस जेल जाना नहीं है, मेरा उम्र इतना हो गया है। मैं बार बार, हम लोग शरद पवार साहब से मिले और कहा कि चलो हम लोग बीजेपी से जुड़ते, तो शरद पवार साहब मना करते, एवेड करते, उस चीज को नजरअंदाज करते। आखिरकार हम सबको एक साथ आके तोड़ के बीजेपी के साथ आना पड़ा, बिकॉज मुझे वापस जेल में नहीं जाना चाहिए। भले छगन भुजबल साहब ने कहा कि राजदीप सरदेसाई पे मैं केस करने वाला हूं, बट राजदीप सरदेसाई अटल है। तो क्या ये मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज बहुत हो रहा था गांधी साहब? नहीं नहीं सर, ये राजदीप सरदेसाई कांग्रेस का बहुत मिला हुआ पहले से एजेंट है। और उसने हमेशा रॉन्ग नरेशन दिया है। और छगन भुजबल जी को कोई जरूरत नहीं है, वो एक लड़वैया है, एक सोल्जर है। उसने अपने बचाव के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। पर उन्होंने मोदी जी की प्रतिभा को देखा, अजित पवार जी ने मोदी जी की प्रतिभा को देखा, प्रफुल्ल पटेल जी ने मोदी जी की प्रतिभा को देखा, और उनको लगा कि महाराष्ट्र का अगर विकास करना है तो मोदी जी के साथ में हमको जुड़ना चाहिए। आप छगन भुजबल जी को मिसकोट करने का काम सरदेसाई को शोभता नहीं है। और उसने कई ऐसे रॉन्ग स्टेटमेंट दिए हैं सरदेसाई ने। अन्ना हजारे के बारे में भी वो कुछ भी बोले हैं। उन्होंने कभी कभी इनको, आप पार्टी के केजरीवाल को भी छोड़ा नहीं है। किसी को वो, जहां मतलब आता है कि कांग्रेस से उनको शाबाशी मिलेगी और कवर मिलेगा, तो वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ का बादशाह है। त्रिपाठी साहब, अजित पवार जी ने यह कहा कि अगर जो पंचसूत्री फॉर्मूला, जो पंचसूत्री वादे राहुल गांधी जी ने किए, तो अजित पवार जी कह रहे हैं कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर सबसे ज्यादा रह चुका हूं, मैं जानता हूं कि 3 लाख करोड़ इसमें चला जाएगा, जो महाराष्ट्र का टोटल शायद बजट है 6 लाख करोड़ का। तो सही बात कही है। तो राहुल गांधी जी के सपने पूरे करने में जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। यस। तो कितने, त्रिपाठी जी, कितना सच्चाई है? क्या अजित पवार जी सच्चाई कह रहा है कि अगर पंचसूत्री इंप्लीमेंट करने जाओगे 3 लाख करोड़ ऐसे ही चला जाएगा, उसके बाद सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं रह जाएंगे? त्रिपाठी साहब, बिल्कुल सही कहा है, एकदम समझ के साथ उन्होंने कहा है। बहुत एक्सपीरियंस और बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने ऑफिस में बहुत समय बिताया है महाराष्ट्र के, और जिम्मेदारी के साथ निभाया। वो जो बात बोल रहे हैं सोच के बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, मंच पे आके भाषण देते वक्त आप अच्छे सॉप्स, अच्छे आप जो घोषणा करते हैं, जो बिना सोचे होती है, उसके पीछे कोई रणनीति नहीं होती, उसके पीछे कोई फाइनेंशियल वर्क नहीं होता कि आपने कुछ डिटेलिंग की है, कुछ काम किया है, जिसके बाद आप इस फिगर पे पहुंचे हो कि आप ये दे दोगे, वो दे दोगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। राहुल गांधी तो ऐसे घूमने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ वहां चले जाते हैं, और उनको जो पीछे से बोला जाता है वो बोल देते हैं। देखिए, उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन अजित पवार जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। अगर आप इस तरीके से आप बोलेंगे, और वो कैसे पूरा होगा? देखिए, हमने अरविंद केजरीवाल जी का एग्जाम्पल देखा है दिल्ली में, कहाँ पूरा हुआ? कुछ पूरा नहीं हुआ।
तो ये चीज समझने वाली बात है कि क्या आप जो बोल रहे हैं क्या आगे चल के आप वो पूरा करेंगे? आपने किसी और प्रदेश में पूरा किया? अगर आप कहीं और पूरा करते तो आप यहाँ बोलते तो बात समझ में आती। आपने कहीं भी नहीं किया तो कैसे चलेगा? हिमाचल प्रदेश में किया, कर्नाटक हम जानते हैं। तो आई थिंक अजीत पवार जी बहुत ही सुलझी हुई बात बोल रहे हैं और ये फ्यूचर की बात बोल रहे हैं कि ये चीज होगा कैसे। आप बोल के तो चले जाओगे, आज यहाँ कल वहां परसों वहां इधर, फिर वायनाड जाओगे, फिर बहन का वो प्रचार करोगे, फिर वहां बड़ी बड़ी बातें करोगे, तो आप कई बातें करोगे, लेकिन उसका तथ्य होना चाहिए, उसकी कोई मीनिंग होनी चाहिए, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अजीत पवार जी ने बहुत सही बात बोली। आसिफ फारूकी साहब, मोदी साहब ने कहा महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। 20,000 करोड़ का हाल ही में एक हफ्ता पहला 20,000 करोड़ का टोयोटा का इन्वेस्टमेंट हो गया था संभाजी नगर में। उससे पहले 7,000 करोड़ का हुंडई का प्लांट लगा यहां पर पुणे में। और अलग अलग 8 प्रोजेक्ट्स जो बड़े आए, 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में आए, जिसमें परनॉर्ड रिकॉर्ड है, अवांडा इलेक्ट्रो है, JNW ग्रीन मोबिलिटी है। भले आग पहले टाटा एयरबस चला गया था, वेदांता फॉक्सकॉन, द ड्रग पार्क चले, बट 80,000 प्लस करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट अभी आ चुके हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर भी आप लोगों को, कांग्रेस को तकलीफ क्या है? आप ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं? डबल शक्तिपीठ आप देख रहे हो, समृद्धि महामार्ग है, शक्तिपीठ हाईवे, 300 एकड़ जमीन, सेंट्रल पार्क वो क्रिएट कर रहे हैं, वाधावन पोर्ट में 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो कहां प्रॉब्लम कहां फारूकी साहब? नहीं सर, देखिए ये सब जुमलेबाजी हुई है। अभी तक प्रैक्टिकली ये कोई भी फैक्ट्री या कोई भी ये जब भी इलेक्शन का दौर आता है तो ये इस बड़े बड़े डेटाज आ जाते हैं। और महाराष्ट्र का एक हिस्ट्री रही है कि महाराष्ट्र ने हमेशा पूरे देश में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है, पूरे देश को खिलाया है सर, ख़ास तौर से बीमारू स्टेट्स को, तो वो जो यूपी, बिहार और इस टाइप के स्टेट्स हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ जब से मोदी जी आए हैं और उन्होंने एक कंपटीशन शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र से इंडस्ट्रीज़ वो उठा के गुजरात की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है, पूरे देश का इंडस्ट्रीज़ का हो रहा है। आपने ये तो नहीं बताया कि कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं यहाँ से, जब से बीजेपी आई है, यहाँ से अपने ऑपरेशंस बंद करके चली गई, क्योंकि उनको यहाँ पे इनकी पॉलिसीज़ जो है बहुत ही ख़राब लगी। ख़ास तौर से आप फोर्ड वालों को देखिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा मेरे दिमाग में तो नहीं है, मैं नेट पे से निकाल के आपको दे सकता हूँ कि फोर्ड वालों ने अपना ऑपरेशंस यहाँ पे बंद कर दिया उनको यहाँ पे। और टोयोटा ने इतना बड़ा काम किया है, उन्होंने फोर्स किया कि टोयोटा जो है अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे मिला, उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने कर्नाटक में जाके किया है सर, आप वो देख लीजिए, साउथ के ज़्यादातर स्टेट के अंदर किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनकी पॉलिसी की वजह से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ये ज़रूर है कि देश के अंदर ओवरऑल नेशनल लेवल पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेडिंग जो शुरू की थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसका बेनिफिट इस गवर्नमेंट को मिला है, लेकिन उसको अच्छा इनकैश करा पाए ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ सर। इसलिए हम लोग हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। आप बोलते हैं कि कांग्रेस इसी तरीके से बोल के चली जाती है, आप कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में बहुत अच्छे से जितनी स्कीमें हमने किए थे और वो पूरी जनता के बीच में फुलफिल कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो है सारे देश का GST जमा कर रही है और उन्हीं स्टेट्स को ज़्यादा दे रही है जो बीजेपी स्टेट्स हैं। नॉन बीजेपी स्टेट्स के अंदर वो बहुत ही तकलीफ दे रही है। ये आप लोग खुद पता कर लीजिए, जिससे दोहरा इनका दोगलापना नजर आता है। कोई भी स्टेट, कोई भी कांग्रेस स्टेट में GST कम गया ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप बिल्कुल है सर, चेक करिए, आप चेक करके बताइए। आप 2-4 महीने आप दे नहीं रहे हैं, आप दे नहीं रहे। इसी महाराष्ट्र में जब ये MVA की हुकूमत थी तो यहाँ के चिल्ला के थक गए थे उद्धव ठाकरे जी कि ममता वहाँ पे चिल्ला रही है। सर आप लोग देखिए, अरे ममता प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करती थी और उद्धव ठाकरे भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और उनकी जो टर्म्स कंडीशन होती है वो टर्म्स कंडीशन के बिना आपको पैसा दे देंगे। आपने मेरे से कुछ 5 रुपया मांगा, मैं आपका समझो फादर हूँ, तो मैं आपको पूछूंगा ना कि बेटा तू कहाँ खर्चा करने वाला है और कैसे करने वाला है। वो क्वेश्चन का आंसर जब तक नहीं देते हैं तब सेंटर का फंड नहीं आता है भैया। एक सिंपल लॉजिक है। आप उसकी नीति गिरिटी में अब चले गए। भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपकी दोहरी पॉलिसी है नॉन बीजेपी और बीजेपी स्टेट के बीच में। सर
ये मोदी जी इतने देखिए, बड़े दिलदार आदमी जनता हैं ने कि वो जिसको सबके भी साथ में एक जिसको सर का भी विकास का काम करते हैं। जनता ने अगर रूल करने का हक दिया है तो आप ये सक्षम है, वो लोग कायदे से रूल कर सकते हैं। आप नीटी ग्रिटी में करके इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए, यही मेरी आपसे नहीं नहीं दरख्वास्त है। नहीं क्योंकि नहीं हाँ, वरना इससे हाँ आपके पास पूरा इसका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं जिस तरीके से आपने एजेंसियों का मिसयूज किया, जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा, जिस तरीके सिंबल्स को इधर से उधर किया, सर, ये सब करना बंद कीजिए सर। कोई डेवलपमेंट एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हुआ है और कोई पार्टी को तोड़ा नहीं है। अगर पहले उद्धव ठाकरे को तोड़ के शरद पवार ने अब महाविकास आघाड़ी नहीं बनाई होती तो आज महाराष्ट्र का राजकारण बहुत बैलेंस होकर के चलता था। पर उद्धव ठाकरे को सीएम की लॉलीपॉप दिखा करके पूरी कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर के पूरे महाराष्ट्र के राजकारण को डिस्टर्ब कर दिया है। ये डिस्टर्ब करने का काम शरद पवार जी ने किया है और कांग्रेस और शरद पवार जी ने जो जातियों में हिंदुओं को बांटने का काम जो करना शुरू किया है, गलत बात है सर, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। आज आपने उनकी मुसलमानों पार्टी की को जातियों तोड़ के का सर उनका बनाया हुआ उनके हाथ का सिंबल तक आपने ले लिया। अरे आज तक तो ले लिया, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के किया, अंदर केस अच्छा पड़ा किया। हुआ है। अरे अगर शिंदे ने धनुष्य बाण नहीं लिया होता तो धनुष्य बाण ऐसे ही सड़ जाता था। आज शिंदे जी के पास धनुष्य बाण सेफ है। उद्धव जी अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, अपने लोगों को नहीं और- संभाल पाए, वो उनके साथ और रहना शरद नहीं चाहते हैं, तो इसलिए बाहर आए शरद हैं वो। पवार सर, वो शरद आदमी पवार का ने क्रेडिट कभी है कि शरद पवार ने उसने वक्त सिंबल को न सिर्फ पहचाना बनाया नहीं। लेकिन हुकूमत और- तक बनाई उसके लिए। सर इतना तरक्की किया, आप उस आदमी के बारे में ये बात नहीं सोच नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, मुझको कोई ताज्जुब हो रहा है। तरक्की का क्या है? बस सर महाराष्ट्र का नया उसने देखिए हर दौर में तूफान के अंदर भी वो आदमी ने अपनी पार्टी अरे तो खड़ी उसमें की, क्या हो एक गया सिंबल सर? को उसमें क्या हो गया? रिकॉग्नाइज किया। सर, आपने उसकी पार्टी तक तोड़ दी लेकिन वो जिंदा है अरे सर। पार्टी तोड़ दी नहीं, खुद शरद उसके पवार घर जी ने के अपनी अंदर पार्टी तोड़ दी। आप बुरा ना शरद मानिए तो पवार एक जी वर्ड ने यूज करूं, आप घर फोड़ू लोग हैं सर। आपने उसके नहीं घर नहीं को भी नहीं, तोड़ दिया, घर तोड़ा भाई शरद से लड़ा पवार जी दिया, ने। भतीजे सर को लड़ा दिया। सर क्या गलत काम किया आप लोगों ने? पहले घर शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना करके बीजेपी के साथ में सर वो आए पब्लिक का थे, वो पूरी विश्वास पार्टी था। लेके आए थे, आप नहीं, लोग को नहीं। संभालने नहीं आया सर। अरे पर फिर भी हमने बाद नहीं में तोड़ा उद्धव- सर, आपने तो तोड़ा, पार्टी तक तोड़ दिया। नहीं, शरद तोड़ा। पवार को नहीं तोड़ पाए हमने- तो आपने पार्टी तोड़ा। आपने नहीं, चंद लोगों तोड़ा को ही नहीं लालच है, देके तोड़ा उनको ही चीफ नहीं है। मिनिस्टर बना के तोड़ दिया। यार वहां शिवसेना और एनसीपी में इतना फ्रस्ट्रेशन था कि ऐसा कहो कि बीजेपी वालों ने सहारा दे दिया और सबको संभाल लिया, तो ये महाराष्ट्र भी संभल गया सर, और आप- महायुति बन के मैं आज तो प्रोग्रेसिव सलूट और आगे करूंगा बढ़ रहे हो। आपके एक लीडर फडणवीस जी को, जिसने अपनी पूरी जात को सेक्रीफाइस कर लिया। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होते हुए वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गया। सर सोचिए, तो बड़ी बात है ना, बड़ी डिमोशन बात है ना, बड़ी बात है। बड़ी बात है ना, सीखना चाहिए। बड़ी बात है। ये बहुत आप बड़ी बात है। सैल्यूट करो, बहुत बिल्कुल, हम सैल्यूट करते हैं कि उसने कितना बड़ा सैल्यूट करो, sacrifice सैल्यूट किया करो। आप लोगों की जुबान के ऊपर सर, कि आज उसको वो डिप्यूटी इसीलिए चीफ विकास मिनिस्टर पुरुष- बनने के लिए तैयार हो इसीलिए गया। उनको विकास पुरुष कहा जाता है। विकास के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। नहीं विकास के लिए नहीं, आपके सत्ता के लिए किया सर। विकास कहाँ किया सर? सत्ता तो वो हमारी तो सत्ता वैसे के भी लिए आई किया नहीं थी। उन्होंने कि सत्ता आई नहीं थी, रहनी चाहते चाहिए हाथ में। उसने घर के अंदर जो है तो आपने जोड़ तोड़ कर दिया, वो सब बर्दाश्त किया, लेकिन वो सत्ता के लिए किया सर सब कुछ। फारूकी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी के आप देखो, महायुति के जो वर्क है, जल संपन्न महाराष्ट्र, जल संपन्न महाराष्ट्र के बात है कि पूरे वैतरना, उल्हास, पूरे मराठवाड़ा में उन्होंने पूरे रिवर्स को डाइवर्ट किए। गोदावरी, मराठवाड़ा, पादबंदरा, करीबन इंटरलूपिंग ऑफ लेक्स, जो यानी काम तो सरकार ने बहुत किया है। मराठवाड़ा में किया है, विदर्भ में लूपिंग का काम किया है जो लेक्स का है। उत्तर महाराष्ट्र में वहां पर भी लेक्स को इंटरकनेक्ट कर दिया उन्होंने, नर हर गिरना प्रोजेक्ट। तो जल संपन्न हुआ, इंडस्ट्रीज यहां पर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सबको दिख रहा है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। मगर कांग्रेस का प्लान क्या है? यानी आपने ठीक है पंचसूत्री तो बोले हैं, बट डेवलपमेंट प्लान क्या है सामने? नहीं सर, मुझको समझ में नहीं आता कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पास में ये सब नहीं हुआ। ये सब उससे ज्यादा हुआ है सर। कहाँ पे? जिस महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बहुत अंदर ज्यादा हुआ है, महाराष्ट्र बहुत ज्यादा हुआ है। पहली बार मुख्यमंत्री जब फडणवीस साहब बने थे 14 से 19 के बीच, जलयुग शिवार जब शुरू किया था, उसके पहले नहीं था। नहीं उसके आप पहले कुछ नहीं हो रहा। ये महाराष्ट्र देखिए, नंबर 1 था महाराष्ट्र में आप इंडस्ट्री में निकलिए, सर। आप कैसी कांग्रेस बात के कर लोग- रहे हैं?
महाराष्ट्र के लोग नंबर जिला 1 जिला था गांव सर। गांव निकलेंगे और तब उनको अगर पता उद्धव चलेगा कि ठाकरे क्या जी क्या का हुआ आप दौर पिछले देखें 10 सालों तो में। लॉकडाउन का दौर था, और जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन को संभाला है, आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। वरना आप यूपी का लॉकडाउन को हाल संभाला देखें, नरेंद्र मोदी जी ने, वैक्सीन यूपी में दिया, लाशें जो फंड है दिया। खुली सड़क पे पड़ी हुई थी, नदी के किनारे पड़ी हुई थी सर। वो सब मत दिन याद दिलाइए। जिस तरीके महाराष्ट्र से में उन्होंने महाराष्ट्र को लॉकडाउन के संभाला है, समय जबकि किसी यहाँ और सबसे का ज्यादा अंतिम मूवमेंट्स संस्कार थे, कर दिया जा रहा यहाँ था, से और वो व्यक्ति जिसका नाम था वो यहाँ से मोदी आ रहा मूवमेंट्स था। था। न सिर्फ प्लेन और ट्रेन से लोग इधर उधर जा रहे थे, बॉम्बे के अंदर इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद भी और अलग अलग शहरों से और स्टेट से लोग थे, फिर भी जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन को संभाला, अप्रिशिएट कीजिए सर। जो चीज अप्रिशिएट करने की अप्रिशिएट कीजिए, तब देश तरक्की करेगा सर। आप अरे खाली उद्धव जी ने डेप्रिशिएट किया पूरा। फारूकी साहब, आरोप आप पर है कि आपका जो सरकार था फुल स्टॉप सरकार, 2 साल 2.5 साल आप चलाए फुल स्टॉप। मेट्रो का प्रकल्प को रोक दिया, रोड जितने बन रहे थे उसको रोक दिया, फ्लाईओवर जो बन रहे थे सब रोक दिया। जल आयुक्त शिविर जो कह रहे त्रिपाठी साहब, उसको उद्धव जी ने रोका, आपके एनडीए सरकार ने रोका। फार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी का रिकवरी, सबसे ज्यादा फोर्सफुल रिकवरी बीजेपी का कहना आपके वक्त हुआ। और लाड़की बहन रोकने के लिए आप कोर्ट के दरवाजे गए, कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया, आप चाहते थे कि लाड़की बहन को रोके। तो ये सब फुल स्टॉप सरकार की एक और फडणवीस जी और महायुति का नॉन स्टॉप सरकार है, बोला कि हमने कंटिन्यूस काम किया है। कैसे इनकार कर सकते हो फारूकी साहब? ये सब तो हुआ था, मेट्रो देखिए, प्रकल्प लाड़की रोका बहन था। की मैं बार बार बोल चुका हूँ सर कि ये 1500 रुपए आप दे के आप उन औरतों की भी बेइज्जती कर रहे हैं। आप उनको सेल्फ रिलायंट बनाइए, उनको अपने पैरों पे खड़े रहने का कोई एक स्कीम लाइए। आप सिर्फ 1500 रुपए दे के उनका वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे टैक्स पेयर्स के ऊपर साहब बोलने दीजिए मुझको कि ये इलेक्शन के वक्त ही आपने 1500 रुपए, हाँ 4 महीने पहले आपने वो स्कीम लाई, और उससे 1500 का फायदा जरूर होगा, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं होगा उसके ऊपर। आप कोई चीज बड़ी स्कीम लाइए सर, उन औरतों के लिए जो बिछड़े हुए लोग हैं, बिछड़ी हुई जातियां हैं, उनके लिए लाइए, हम अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी, हमने कोई चीज बंद नहीं की थी सर, हम रिव्यू कर रहे थे, क्योंकि हे वायर्ड हो रहा था, चीजों की कीमतें बढ़ रही थी, तो उसको रिव्यू कर रहे थे। आप लोग अपने तरीके से कोई भी चीज कर लेते हैं और उसके ऊपर रिव्यू नहीं करते हैं, टैक्स पेयर के ऊपर पूरा भार चला जाता है, तो उसकी वजह से देशवासियों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। और यही वजह है कि महंगाई बार बार जो आप देशवासियों की बात कर रहे हैं, हम भी उसी देश में रह रहे हैं, वोट भी मिल रहा है, आप उसी देश में रह रहे हैं, तो आप बताइए कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल डीजल के क्या भाव थे और आज आपका क्या है? आज डॉलर का क्या रेट चल रहा है? डॉलर छोड़िए सर, डॉलर छोड़िए, पहले ये बताइए बताइए और दाल की कीमतें थी कहाँ गई? गैस की कीमत डॉलर की वजह से देखिए, उसमें आप जरा भी सक्षम नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपने 370 वहां से हटा दिया, लेकिन वहां आज भी आतंकवादी चालू है सर। तो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले जो सदियों से हैं उनको बोलिए, कौन है वो लोग जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं? आपके हाथ में सत्ता है, कंट्रोल आप कीजिए। हम तो पूरा हम चाहते हैं कि आप कश्मीर इसने यूनाइटेड नेशंस 70 तक हटा दिया, लेकिन फायदा क्या हुआ सर? वही तो हम जानना चाहते हैं को कौन मुद्दा बना हर के चीज आप कर रहे हैं, इतनी आप इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, आपका क्लेम है कि इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन महंगाई तो अपने ऊपर लादे चले जा रही है। आप बताइए कि महंगाई कम की आपने? क्या कीमत कम हुई है? महंगाई पूरी तरीके से कीमत कम हो गई है, बस यही आपने किया है। गांधी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज ठाकरे साहब ने क्या कहा कि अगर हम सत्ते में आते तो मस्जिद से बोंगा हटा देंगे। क्या ये जरूरी है? मींस क्या एक लहर चल रहा है, क्या हो रहा है? पोलराइजेशन की तरफ चल रहा है, सब प्लान तरीके से चल रहा है? गांधी साहब, राज ठाकरे जी ने जो स्टेटमेंट किया है, और मैं एक बात कहता हूं कि मैं राज ठाकरे का प्रशंसक हूं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज टोल फ्री महाराष्ट्र हुआ है, उसके कारण में राज ठाकरे जी है कि राज ठाकरे जी ने जो कहा था वो प्रेशर आने के कारण महाराष्ट्र सरकार को करना पड़ा है। और उस टाइम में भी 65 टोल नाके बंद हो गए थे उनके टाइम में, मोर्चे के टाइम में, और बाद में अभी टोल फ्री हो गया। तो कितना बड़ा एक क्रांतिकारी काम राज ठाकरे ने किया है। और दूसरी बात यह है कि भोंगा फ्री ये महाराष्ट्र करना ही चाहिए, क्योंकि
हर कोने कोने में जो जरूरत नहीं है उतना तुम अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, और वो भी हमारे हिंदुओं को काफिर कहने की बात इसके अंदर आती है। आप पूरी उनकी बांग सुनो। हम तो ये बांग सुनते नहीं है, पर जो लोग ट्रांसलेट करते हैं मुसलमान भाई वही कहते हैं कि हमारा ही मजहब श्रेष्ठ है और सब मजहब कोई नहीं है। तो ये बात गलत है, और भोंगे में इतना आवाज करने की क्या जरूरत है। हाँ, आपका कोई ईद है, मोहर्रम है और कोई फंक्शन है, उसमें आप शोरगुल करो, मस्ती करो, आवाज करो, पब्लिक भी, पीपल भी टॉलरेट। पर 24 डेज दिन में 3-3 बार हार्ट के पेशेंट होंगे, ब्लड प्रेशर के लोग होंगे, बीमार लोग होंगे, वहां भी पांच बार बड़े 5 बार भोंगे बजाते हैं। तो ये क्या लगाया है? ये बंद होना ही चाहिए, ये इट मस्ट बी, और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जो भी है उसका और आप फायदा लिख के लेंगे। रखना कि 6 राज बजे के ठाकरे बाद जी, अगर माइक अलाउड है तो यूज करेंगे और उसी को पालन करते हैं। अगर उसके अलावा कोई करता है तो आप अरे वो पालन करते हैं तो भाई जो आप प्रावधान है उसको उसका दो टोन में आपका रखो ना। पूरा अरे उसका वहां करिए, दादागिरी लेकिन करते आप हैं। हिंदू और मुसलमान करके उसको सेग्रीगेट मत कीजिए सर। नहीं आपके सेग्रीगेट मंदिर नहीं। में जो भी कानूनी अगर है आप पूरी कीजिए, हमको हमारे कोई एतराज हमारे नहीं है सर। हमारे कोई भी मंदिर में से ऐसा शोरगुल का काम नहीं होता है। हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। हाँ, हम आप कोई हिसाब बात नहीं बोल लगाइए रहे, ना, लेकिन आप अगर लगाइए वो हिसाब। कानून में है बिल्कुल आप जो कीजिए। भोंगे आप आप जो क्रिटिसाइज भोंगे मत बजा कीजिए। के जो नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हो वो बंद होना ही चाहिए। नहीं, मैं आपको सर ये त्रिपाठी नॉइज साहब पॉल्यूशन त्रिपाठी साहब लगता है आपसे पूछता हूँ, किसी त्रिपाठी के साहब, सेंटिमेंट्स को आप इस तरीके से मत उद्धव ठाकरे जी नहीं, ने नहीं, कहा कि अडानी से हम 1000 एकड़ छीन लेंगे, अडानी को काम नहीं करने देंगे, धारावी प्रकल्प रोक देंगे। क्या ये अनाउंसमेंट कैसे देखते हो? इज इट गुड फॉर इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए ठीक है? त्रिपाठी साहब कैसे देखते हो? ये गलत, ये उद्धव जी का तो ये कहने का स्टाइल जो है ना, वो एक बार अदानी को रिक्वेस्ट कर करके पैर पड़ के घर पे बुलाते हैं, फिर अहमदाबाद जाके मिलके भी आते हैं साइलेंट चार्टर प्लेन में जाकर के, और बाद में अदानी आज धारावी का जो प्रोजेक्ट अभी रिवाइव करेंगे तो उनके ऊपर पूरे नेशनल इंटरनेशनल लोगों की नजर होगी। तो अदानी कोई अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर सकता है, ही इज नॉट अलाउड टू बी देयर, और पूरे आरटीआई एक्टिविस्ट भी उनके पीछे लगे रहेंगे। तो अदानी कोई प्रोजेक्ट करके हमारे महाराष्ट्र को, मुंबई के धारावी को नुकसान नहीं करेगा। पर जब धारावी का प्रोजेक्ट पूरा होगा अदानी जी से, तब लोग अदानी का स्टेच्यू लगा के वहां उनको सम्मान करेंगे। ये मेरे वर्ड्स आप लिख के रखें। त्रिपाठी साहब, एक आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका आरोप, बीजेपी का आरोप है कि उलेमा, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष नाना पटोले जी से मिले थे और 17 एंटी सोशल डिमांड्स उन्होंने रखा था, नाना पटोले जी एग्री भी कर दिए। तो इसमें क्या, कितना सच्चाई है? मैं फिर फारूकी साहब के पास आऊंगा। यू हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट? नहीं, हमें नॉलेज है पूरी तरीके से, मैं इस पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा इस वक्त, बट हाँ, हम सभी लोगों को इस बात का मैसेज है कि ऐसा हुआ है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उद्धव जी की बात अभी हुई थी, 30 साल से उनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है मुंबई का। मुंबई की आप हालत देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिए। जब भी कोई अच्छा काम होता है उसको रोकने सबसे पहले आ जाता है, लेकिन जहां बात होती है उसकी कंट्रीब्यूशन की पीछे रह जाता है। डीएमसी में बीजेपी साथ फारूकी साहब, क्या ये सही है कि उलेमा, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड नाना पटोले जी से मिले थे? कर दूं कि बीजेपी साथ में थी, जो म्युनिसिपैलिटी की वो बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर उद्धव जी के साथ में थी। तुम और आज जो है चूंकि अलग हो गए हैं तो वो फिर वो कर रहे हैं, वरना जब तक कॉर्पोरेशन में थे ये लोग बिल्कुल साथ साथ थे। और दूसरी बात, जो अदानी जी की बात आप कर रहे थे, कि आपको मालूम होना चाहिए कि यूएई की एक पार्टी थी जो अदानी जी से ज़्यादा डेवलपमेंट और पैसे दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी आपने उसका माना नहीं और अदानी जी को फेवर किया। और उसके बाद आप कहीं दहीसर में, कहीं मलाड में, कहीं इधर दूसरी जगहों पे अदानी जी को बोले नुकसान हो रहा है तो उसका कॉम्पनसेशन देने की बातें कर रहे हैं। तो मुझको लगता है ये पर्सनल फेवरिज्म क्यों करते हैं आप? पर्सनल की बात ही नहीं है फारूकी साहब, बहुत गर्व से बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, मुखर और प्रखर होके बोलूंगा कि हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे महिंद्रा हो, नहीं सर, टाटाज हो, चाहे हमको भी कोई एतराज नहीं है, उनको ही प्रीफर करेंगे। हम दुबई की लेकिन अगर वो लीगल और टेक्निकल तरीके से नहीं करेंगे
चाहे हम वो उनको ही अंबानी प्रेफर जी हो करेंगे। चाहे हम कोई भी चाहेंगे हो, कि हमारे देश के अडानी जो जी हो, बिजनेसमैन है, हम और उनकी अगर कोई बात नहीं काम हो मानेंगे। रहा है, सुनिए संविधान फारूकी हमारे साहब, लिए अगर आपने सबसे बोला बड़ा है तो और सुनिए, कहीं ना कहीं सुनिए। उनके ऊपर नहीं, उंगलियां उठते रहती हैं अडानी जी पे, और वो उंगलियां सिर्फ राहुल बीजेपी गांधी उसका उठाते हैं। साथ देती है। इसलिए हमको शक होता तेलंगाना है में कि 3 वो दिन आपके पहले साथ देखिए जाके आपके किसी शेडी मुख्यमंत्री डील में आपके साथ में है। तेलंगाना के आपके मुख्यमंत्री कांग्रेस के उनसे चेक ले रहे थे, आप उससे आप उनसे आप उनसे पैसे आप ले रहे बिल्कुल थे। वो दे रहे हर थे, हर जगह और ये वो खाली खुल राहुल के है, गांधी का कानून में मुद्दा उसका है। प्रावधान है, वो उसका वो पालन कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई गलत बात की है तो उसके ऊपर आप चार्ज लगाइए और उसका सिर्फ वो राहुल कीजिए। गांधी को तकलीफ है, आपके तेलंगाना के सीएम कांग्रेस के पूरी तरीके से उनसे उनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। पहले अशोक गहलोत भी काम कर रहे थे जब सीएम थे, सब लोग कर रहे हैं। नहीं ये सर, एक ये जब से रिपोर्ट ये आई है, जब ढोंग है से राहुल उनके ऊपर गांधी का। उंगलियां उठी है, राहुल गांधी का तब से ढोंग हमने है, वो ऑब्जेक्शन ढोंगी लेना आदमी है। शुरू किया है कि आप उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते। पूरी बीजेपी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक उसके पीछे उसको बचाने में आप क्यों लग जाते हैं। क्यों वो क्यों एक इंक्वायरी करें? इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट इंक्वायरी की करनी तरह क्यों है? देखिए, ऐसे करोड़ों और भी अरे दूसरे छोटे करनी बड़े क्यों है इंक्वायरी? बिजनेसमैन लोग हैं। अगर क्यों उनके करनी? ऊपर एक नोटिस आता है तो प्राइम मिनिस्टर पीछे नहीं आते हैं, या कोई वो पूरी, यहाँ तो पूरी बीजेपी आ जाती है। क्या अडानी के लिए पूरा बोला देश क्यों? आना चाहिए, पूरा देश हमको आना उसके चाहिए ऊपर और शक हो हमारे रहा है लोगों सर। को गिराने की कोशिश करनी चाहिए। ये इंटरनेशनल पावर्स हैं, ये बाहर के बिजनेस सेटअप्स हैं जो इनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप ये बहुत इंक्वायरी छोटी कीजिए सी ना, बात है इंटरनेशनल समझने की। थोड़ी ये इंक्वायरी हो रही है। आपको अपने घर के अंदर करना है, आप इंक्वायरी कीजिए। पूरी क्यों बीजेपी उनको करें? बचाने के लिए क्यों हो जाती है। इंक्वायरी तो करनी हमको क्यों ऐसा है? फील होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का वहाँ शेडी डील है, वो पीछे आपके अरे आप लोग ये जो है उसके राहुल टिके गांधी की हुए हैं। भाषा छोड़ दो आप। मैंने बताया ना, आपके तेलंगाना के सीएम, आपके बाकी फिर जगह आप के सीएम तेलंगाना सब पहुंच अदानी गए। के साथ बैठ के पहले काम अडानी कर पे रहे बात हैं। कर क्या आप लीजिए। देखते नहीं है क्या वो चीज? उन्होंने हाँ, वहां फारूकी दिया है, साहब अगर पूछो, कुछ आप गलत देखते काम नहीं है किया है क्या? आप उसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। अरे आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तेलंगाना के सीएम साथ में अडानी के काम कर रहे हैं। हमने आपके देखा आपके ना, तो सीएम, उसमें गलत बात क्या है सर। वही तो मैं बताने हाँ। जा रहा हूँ। राहुल गांधी को बताओ, नहीं आप नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल को बताइए। मोदी जी अपनी बाजू की सीट पे उसको प्लेन में बिठा के लेके गए हैं, फॉरेन में वो किया है। वो कोई बिजनेस गलत बात नहीं डेलीगेशन है नाम की अगर कोई चीज करते होती हैं तो। है, बिजनेस अगर कोई गलत डेलीगेशन। काम किया है सर, नरसिम्हा राव तो के वो टाइम गलत पे बात कौन है, कौन कहाँ जो कहाँ कि गया, आप लोग पता करते लगा के हैं। देखिए। मुकेश गांधी साहब, दिलीप वलसे पाटिल जी ने कहा कि चुनाव के बाद समीकरण शायद बदल सकता है। क्या चुनाव के बाद समीकरण बदलेगा? क्या किसी को मेजॉरिटी नहीं होंगे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ इधर से उधर फिर शफलिंग होगा? गांधी साहब, द फाइनल वर्ड। सर ये ऐसा है, दिलीप वलसे पाटिल जी का जो स्टेटमेंट है वो उनका स्टेटमेंट है, पर मेरे हिसाब से महायुति गवर्नमेंट को पूरी मेजोरिटी मिलेगी और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ किसी को आने की जरूरत नहीं है। थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में युति गवर्नमेंट पावर में आने वाली है। त्रिपाठी साहब, विकास पुरुष देवेंद्र फडणवीस जी, आज अमित शाह जी ने कहा कि सीएम इंडिकेशन दिया कि देवेंद्र फडणवीस जी सीएम होगा, अमित शाह जी ने। हाउ डू यू सी इट? द फाइनल वर्ड। फडणवीस साहब पहले 5 साल सक्सेसफुल सीएम रह चुके हैं। आगे भी जब मौका मिलेगा और संगठन उनको बोलेगा और जिम्मेदारी देगा तो पूरी तरह निभाएंगे। फारूकी साहब, द फाइनल वर्ड, क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू एमवीए? सर ये जितनी भी बातें हो रही हैं, ये सब क्या सराही है और बहुत जल्दी है, और हम लोग बिल्कुल निराश नहीं हैं। आप लोग खुद जानते हैं कि ये बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हैं। पवार जी, एनसीपी, कांग्रेस का बॉम्बे के बाहर जितना नाम चल रहा है, ये पूरी बीजेपी गवर्नमेंट हिली हुई है, डरी हुई है। तो और मुझको नहीं लगता है कि ये लोग, और ख़ास तौर से उद्धव ठाकरे जी से, तो ये लोग ऐसे घबराए हुए हैं कि हर वक्त देखिए, 1 घंटे का ये आपका वो शो हुआ है, उसमें राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये इन लोग के ऊपर ख्वाबों में छाए हुए हैं। सर, हम लोग बहुत अच्छे से मेजॉरिटी में आ रहे हैं और इनको अच्छे से हम हुकूमत करके बताएंगे और इस देश के लिए काम करेंगे, न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। सर, थैंक यू अभिषेक त्रिपाठी साहब, थैंक यू सो मच। मुकेश गांधी साहब, थैंक यू वेरी मच। आसिफ फारूकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you so much. As we always end with the preamble to the Constitution that says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity.
Justice, that is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. Talk about liberty, it's freedom of speech, expression, faith, worship and belief, the right to life, liberty and pursuit of happiness. And we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. As we always say, whichever party comes to power or whichever party is in the opposition, in a democracy, it's a fundamental duty of all political parties to preserve and protect the pillars of the Constitution. And if the pillars of the Constitution are well protected, the Constitution survives. And if the Constitution survives, the people of the Republic survive. The nation survives. You can subscribe to Nation Now, the fastest growing channel in India. That's the bell that tells you subscribe Nation Now. That's all from Pradeep Nambiar. We'll come again with more news that affects the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.